अब देखो हमें ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, ऐसे एडवर्ब सीखने हैं जो दो तरह से यूज होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट मीनिंग्स उनकी यूज होती हैं। क्लियर? क्या कहा हमने? बोलो। डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो जल्दी सभी लोग। तो देखो डिस्टिंक्ट वर्ड देखने, एक एक करके देखते हैं। पहला है डायरेक्ट एंड डायरेक्टली। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? हम कुछ एक सेंटेंस लिख रहे हैं, दो देखो दोनों लिख रहे हैं। लिखते जाओ, बैठे मत, पहले लिखते जाओ ये। ये चारों सेंटेंस यहाँ पर डायरेक्ट और डायरेक्टली में कोई चूज़ करना है, और यहाँ पर लेट या लेटली में चूज़ करना है। जैसे सभी लोग करो। चलो बताओ, पहले में क्या होगा? यू कैन कॉल द ऑफिसर, क्या होगा? कितने लोग हैं जो डायरेक्ट लिखेंगे? क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखोगे तुम? क्या लिखोगे? अरे कोई मत ही नहीं किसी का क्या? डायरेक्टली, डायरेक्ट वाला कोई है इसमें? एक डायरेक्ट है, बस एक ही का सही। तो फिर ठीक है ना, शर्म करो, तुमसे छोटी सबसे हो। डायरेक्ट का मीनिंग होता है, ठीक है ना, जब इंस्टेंटली कुछ किया जाए, क्या होता है? इंस्टेंटली। और डायरेक्टली क्या होगा? डायरेक्टली होगा विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके। समझ रहे हो कि नहीं? तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? हाँ, इंस्टेंटली। हिंदी में जिसको लिखना वो लिख सकता तत्क्षण, उसी समय, ठीक है। और डायरेक्टली मतलब क्या होगा? विदाउट स्टॉपेज, मतलब बिना रुके। कोई डाउट? देखो तो क्या हो जाए? यू कैन कॉल द ऑफिसर, यहाँ क्या होगा? तुरंत के लिए लगाना है तो क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो, द बस ट्रेवल टू हरिद्वार, बस हरिद्वार तक ट्रेवल किया बस ने, क्या लगाओगे? डायरेक्टली या डायरेक्ट? इसमें तत्क्षण का कोई यूज है बताओ? डायरेक्ट का। इसमें ये होगा बस ने बिना रुके हरिद्वार तक यात्रा की, ठीक है ना, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? डायरेक्टली। कोई दिक्कत नहीं? बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही एडवर्ब हैं, क्या है दोनों? एडवर्ब। लेकिन देखो दोनों का यूज क्या है? डिफरेंट है, ठीक। अगला देखो लिखा है लेट एंड लेटली। पहले में क्या होगा बताओ? जल्दी बोलो। आई हैवेंट सीन रमेश, क्या होगा? लेट। और आगे क्या होगा? द एग्जामिनर केम लेट। अच्छा, दोनों जगह लेट होगा। ऊपर लेटली क्यों होगा पारस? ये नहीं पता है, क्या होगा सौम्या? कभी नहीं देखा? देखो लेट का मतलब होता है जब स्पेसिफाइड टाइम से ज़्यादा समय हो जाए, ठीक है ना।
लेट का मतलब क्या होगा? मोर देन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है ना? क्या होगा? जितना भी समय दिया गया हो उससे अब ज़्यादा लिया जाए तो क्या हो जाएगा? लेट। और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। क्या होता है? रिसेंटली। दैट मीन्स हिंदी में क्या बोल सकते हो? हाल फिलहाल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ध्यान रखना, रिसेंटली का यूज़ मतलब लेटली का यूज़ हमेशा हम किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये बात तो नहीं भूलोगे कोई? भूल जाओगे लेकिन प्रिपेयर कर लेना। समझ गए? तो क्या होगा? आई हैवेंट सीन रमेश, मैंने हाल फिलहाल में रमेश को नहीं देखा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेटली। क्लियर? इसके बाद द एग्जामिनर केम, भाई एग्जामिनर देरी से आया होगा, हाल फिलहाल में नहीं आया होगा क्या? देरी से नहीं, देरी से आया होगा, तभी तो देखो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? केम लेट। कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो तो उसके आगे लेट लगाते हैं और वो लेट उसको क्वालिफाई करता है। मान लो कोई रमेश नाम के व्यक्ति हैं, वो स्वर्गीय हो गए, तो लेट रमेश लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा क्या? तो रमेश के आगे लेट लगाने से हमें पता क्या चला कि रमेश को क्वालिफाई कर रहा है वो लेट, तो लेट एडजेक्टिव भी हुआ जाके। तो ये लेट जो है ना, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही है। समझ रहे हो कि नहीं? और लेटली हमारा क्या है? एडवर्ब। समझ गया? ये दोनों ही एडवर्ब है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? नोट करो। यहाँ आफ्टर लिख लो, यहाँ से, ठीक है ना? मोर देन से ना क्या बेटर है? आफ्टर। लेकिन अगर मोर ना लिखना तो देन भी नहीं लगेगा, ठीक है ना? आफ्टर क्या हो जाएगा? द स्पेसिफाइड। कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख लो। मोर देन स्पेसिफाइड टाइम भी तो समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं, इसमें कुछ पूछना है किसी को? जल्दी से लिखो पहले तो। नोट करो पहले तो। देखो बताओ, पहले वाले में क्या होगा? बोलो सभी लोग। पहले वाले में फ्री होगा, दूसरे में? अच्छा, यहाँ पर ऊपर वाले मोस्टली और नीचे मोस्ट। ऊपर में क्या होगा? अच्छा पहले वाला देखते हैं। चलो ये सही बताया। देखो फ्री का मतलब होता है जो चीज़ मुफ्त में हो। क्या हो? मुफ्त में हो। दैट मीन्स विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी चार्जेस, चार्जेस फीस है ना, जो भी लिखा हो, ठीक है ना?
बात समझ में आ रही कि नहीं? मुफ्त में दी जाए, हिंदी में लिख सकते हो मुफ्त में। और फ्रीली मतलब होता है इंडिपेंडेंटली। क्या होता है? इंडिपेंडेंटली, अर्थात स्वतंत्रता से। क्या होता है? स्वतंत्रता से। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है राइट्स आर प्रोवाइडेड। राइट्स मतलब जो राइट होती हैं वो प्रोवाइड की जाती। क्या प्रोवाइड की जाती? मुफ्त में। यही तो होगा, स्वतंत्रता से प्रोवाइड की जाती। ऐसा तो नहीं बोल सकते हो, क्या बोलोगे? फ्री में, मुफ्त में प्रोवाइड की जाती। इसलिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? फ्री। क्यों मानवी? अगला है एवरीवन कैन यूज द मशीन। हर व्यक्ति मशीन यूज कर सकता है। अब यहाँ दोनों आ सकते हैं, लेकिन जब फ्री आएगा तो मशीन के बाद फ्री तुम नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना? क्योंकि जो फ्री होता है अपने आप में एक नाउन भी होता है, ठीक है ना? फ्री माने होता है मुफ्त। फ्री एडजेक्टिव भी होता है, फ्री पर्सनैलिटी, फ्री पर्सन, स्वतंत्र व्यक्ति, होता है कि नहीं होता है? तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब सब होता है। फंक्शन इसका किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फंक्शनल ग्रामर तो पढ़ रहे हैं। किसी भी वर्ड का फंक्शन किस तरह से उसको समझना होता है। कल ही मैं समझाया, देखो मेनली है ना कि यूज किस तरह से किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी फ्री क्या है? एक नाउन भी है, एक एडजेक्टिव है बेसिकली। तो इसलिए क्या होगा? प्रोवाइडेड के बाद आएगा फ्री, ठीक है ना? और ये एडवर्ब भी होता है, तो दोनों ही काम करता है। फ्री लिख दिया मुफ्त में। लेकिन यहाँ पर क्या? एवरीवन कैन यूज द मशीन। तो या तो फॉर फ्री बोलो, फ्री नहीं बोल सकते हो, फॉर फ्री मतलब मुफ्त में, तो सही हो जाएगा। क्योंकि हमने फ्री को नाउन बना दिया है और फॉर उसके आगे लगाया तो हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाया प्रीपोजिशन से ऐड करके, ठीक है? आगे उसको और देखेंगे डिटेल्ड। इसके अलावा हम फ्रीली भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फ्रीली का मीनिंग हो जाएगा कि मतलब स्वतंत्रता से यूज़ कर सकता है, उस पर कोई बाउंडेज नहीं है ना? मान लो कहीं कोई मशीन लगी हुई है, ठीक है ना? मान लो वेइंग मशीन ही है, ठीक है? हर व्यक्ति उसको यूज़ कर सकता है, तो फ्रीली यूज़ कर सकता है इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो चार्जेस उसके फ्री होते तो फॉर फ्री लिखते हैं फिर, ठीक? तो एवरीवन कैन यूज़ द मशीन फ्रीली, दैट मीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी पर्सन। समझ गया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को कि फ्रीली क्यों आया यहाँ पे और उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है? अब अगला है मोस्ट एंड मोस्टली। तो देखो मोस्ट जो होता है तुम अच्छे से जानते हो, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है। सभी लोगों ने जब भी बोला तो मोस्ट बोला, जबकि दा नहीं कहीं पे भी दिया। अगर तुम फिल यहाँ कर रहे हो चाहे यहाँ कर रहे हो, उसके आगे दा नहीं लगाया ना तुमने। तो मोस्ट कब यूज़ होता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। कैसे होगा? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन इसके पहले दा भी तो आएगा, अगर नहीं है तो, दिया है तो कोई बात ही नहीं। क्लियर? और मोस्टली मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, है ना? मतलब जो चीज़ यूजुअली होती हो, अधिकांशता होती हो, ठीक है ना? मोस्टली मतलब क्या हो जाएगा? यूजुअली, अधिकांशतः। कोई दिक्कत किसी को? अब तो भर लोगे। तो क्या होगा पहले वाले में? आई वुड लाइक टू विजिट, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? द मोस्ट, मैं सबसे अधिक एडवेंचरस प्लेस को विजिट करना चाहूंगा, ये बोल रहा है वो। अगला लाइफ वेंट ऑन, जीवन चलता रहा। जनरली कैसा चलता रहा? अनचेंज, बिना बदलाव के, ये तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूजुअली तो आ रहा है, दैट मीन्स मोस्टली। किसको नहीं समझ में आया बताओ? समझ में आया? इसमें एग्जाम्पल बार बार कोई रिपीट तो नहीं होता, सब नए आते हैं ना? नोट करो, आगे देखो। फिफ्थ नंबर है। बातें मत करो यार।
जल्दी से नोट करो। चलो बताओ, शिल्पा इज द वुमेन, शिल्पा एक महिला है, हु वांटेड, जो चाहती है, टू थ्रस्ट असाइड, दूर करना, ऑल वुमेनली और वुमेनिस हैबिट्स। ठीक है ना। अब वुमेनली और वुमेनिस इन दोनों में एक चीज़ चूज करनी है हमें, एक वर्ड को। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, ये जो वुमेनली है ये एडवर्ब है, और जो वुमेनिस है ये क्या है, एडजेक्टिव। समझ रहे हो कि नहीं। और दोनों के यूज में डिफरेंस है। तो वुमेनली का यूज तब किया जाता है, कोई अच्छा बताओ वुमेनली कितने लोग लगाएंगे इसमें, और वुमेनिस कितने लोग लगाएंगे, जल्दी से बताओ। कौन से वाले हो तुम लोग, वुमेनिस वाले से कौन, 2 3 और 4 5 6, बस तुम लोग वुमेनली हो, तुम ही लोग गलत हो। तुम्हारा कुछ नहीं है गधे। देखो भाई, तो वुमेनली का मतलब होता है काइंड। क्या होता है, काइंड। ठीक है ना। महिलाओं का जो गुण होता है वो होता है दयालुता। ठीक है ना, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज कहती। ठीक है। तो वुमेनली मतलब काइंड होगा, और वुमेनिस मतलब क्या होगा, औरतों वाले गुण। ठीक है ना। दैट मीन्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमेन, मतलब जो महिलाओं के गुण रखता हो। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं की तरह हरकतें करता हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, वुमेनिस इन एटीट्यूड। ठीक है ना, या वुमेनिस इन बिहेवियर, जो कि व्यवहार में कैसा हो, महिलाओं के लक्षण रखने वाला हो। समझ रहे हो कि नहीं। और वुमेनली मतलब क्या होता है, वो काइंड के लिए यूज होता है जनरली। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है शिल्पा इज द वुमेन हु वांटेड टू थ्रस्ट असाइड। अब भाई कोई अपनी क्या वुमेनली काइंड हैबिट्स को दूर कर देगा क्या, उनको दूर करना चाहेगा कोई क्या, नहीं ना। किनको दूर करना चाहेगा, महिलाओं वाली आदतें। जैसे मान लो कुछ ऐसी महिलाओं वाली आदतें हैं जो गलत हैं या बेकार हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, तो शिल्पा ऐसा चाहती है कि उनको दूर कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, वुमेनिस, ना कि वुमेनली। समझ गया कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रही कि नहीं। और हैबिट एक नाउन है, नाउन के पहले वुमेनिस आया तो वुमेनिस क्या हो गया, एडजेक्टिव यूज में। फंक्शनैलिटी में यू में वुमेनिस क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। क्लियर। दूसरी बात, इसके बाद आया प्रेजेंटली, इन दोनों में फिल करना है। पहले में क्या होगा, द कैबिनेट हैज इंक्रीज द डीए, क्या होगा, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो लोगों को डीए नहीं पता, अरे मूर्खों, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। ये डियरनेस अलाउंस बेसिक पे लगता है। किस पे लगता है, बेसिक पे। मान लो तुम्हारी सीजीएल में जॉब लग गई, ठीक है ना। अब सीजीएल में तुम्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो बेसिक सैलरी होती है 44,900 रुपीज़ करेंटली। ठीक है। अब बेसिक जो डीए है ना, डीए डियरनेस अलाउंस, ये हर साल इंक्रीमेंट होता है इसका। सरकार 2 बार मिनिमम देती है इसको, मैक्सिमम 3-4 बार भी दे सकती। ठीक है ना। और बेसिक पे पर ये सैलरी बढ़ के आती। करेंटली ये 28% पे है। कितना है, 28%। तो देखो मान लो इसको 45,000 मान लो सॉल्व करने के लिए। 45 3 जा कितना हो जाएगा, 13,500। तो 500 कम कर लो भाई, क्योंकि 2% बढ़ा दिया, यहाँ 100 बढ़ा दिए, तो लगभग 13,000 रुपये तुम्हें बढ़ के मिलेगा सैलरी में। प्लस एक होता है फिटमेंट फैक्टर। क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर होता है 2.57% पर एनम। पर एनम मतलब हर साल क्या, जब जुलाई आता है ना, तो बेसिक पे जो होती है वो 2.57% बढ़ जाती है। समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत। इसके बाद पे के भी लेवल होते हैं, उसको पे मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं पता तो पता कर लो, आज कभी कुछ सर्च किया करो, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं। मान लो किसी ने अगर ऐसा एग्जाम निकाल लिया तुम लोगों में सीजल वगैरह, तो इतनी बेसिक पे होगी, डी अभी 28% है, प्लस तो ये 45,000 प्लस 13,000 58 तो यही हो गया। प्लस मिलेगा तुम्हें HRA, ठीक है ना। क्या मिलेगा, HRA क्या होता है मानवी, ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। क्या होता है, हाँ। उसके बाद RA राशन अलाउंस, उसके बाद TPT ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है ना। क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और क्या मिलेगा,
और बस ठीक है, इतना ही मिल जा रहा, और क्या लूट लो सरकार को। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब सैलरी जोड़ ओड़ के तुम्हारी 70,000 के आसपास जाती, इससे ज़्यादा। फिर 3 चीज़ें और मिलती हैं। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ये हर कैटेगरी की सिटी में अलग अलग होता है। मान लो अब 3 कैटेगरी की सिटी हैं, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। एक्स कैटेगरी की में ज़्यादा होता है, वाई में उससे कम, जेड में सबसे कम। हमने जेड के हिसाब से तुम्हें बता दिया, वाई में 75 और एक्स में करीब करीब मतलब ऐसे 72-73 यहाँ पे और 75-78 यहाँ पर, इतनी सैलरी मिलती। अच्छा जीवन चलता है इससे, है कि नहीं? बड़े अपने घर बनवाओ, अपना रहो, है ना, सामाजिक कार्य भी करते रहो साथ में, लूटना मत वहाँ जाके। समझ रहे हो कि नहीं? रब कर दें अब, क्यों? समझ गए डीए क्या होता है? तो गवर्नमेंट क्या होती है, कैबिनेट उस पर मुहर लगाती, हर 6 महीने में एक बार जरूर बढ़ता है डीए। जब कोविड की सिचुएशन आई थी तो 18 महीने तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो डीए था वो रोक दिया गया था, ठीक है ना। मतलब हमें जहाँ तक ध्यान है 17% था उस समय, ठीक है, 17% पर रोक दिया गया था वो। फिर 1.5 साल तक 17% के हिसाब से मिलता रहा, मतलब ये नहीं बंद कर दिया था उसको, वो बढ़ना बंद हो गया था, ठीक है ना। फिर इस बार फिर उन्होंने जैसे नवंबर अक्टूबर आया था 2021 में, तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया सीधे 11%। समझ रहे हो कि नहीं? कितना कर दिया था? 28%। इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हें पता है कि बेसिक पे 2.57% बढ़ती है हर साल, बहुत बढ़ जाती है 10 साल में, ठीक है ना। और 10 साल में ये जितनी बढ़ेगी इससे डबल हो जाएगा डीए। डीए 100%। पिछली बार जो 2005 पे कमीशन जो था, 6 पे कमीशन, कौन सा? ये 7वां चल रहा है, 2016 में आया, 2015 में आया था, 2005 या 6 में आया था 6 पे कमीशन, 2007 से लागू हुआ था। कौन सा पे कमीशन? 6वां वेतन आयोग। और 6th पे कमीशन में जो बेस, हमें ध्यान है पापा अपनी सैलरी जब चेक करते थे तो जो बेसिक पे थी ना, वो डीए पता है उसका कितना हो गया था? 126%। कोई जाकर चेक कर सकता है, गलत नहीं होगा। कितना हो गया था? मतलब अगर सैलरी 100 रुपये मिलती थी तो महंगाई भत्ता कितना मिलता था? 126 रुपये। टोटल कितनी हो गई? 226। समझ रहे हो कि नहीं? तब उस समय करीब 58,000 के आसपास सैलरी थी हमारे पिताजी की, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर। तो उसके बाद क्या हुआ था? 8-9 हज़ार बढ़ गई सीधे। जैसे ही 7वां वेतन आयोग लगा था 2016 में, तो सैलरी जाके हो गई 67,000 के आसपास सीधे। कितनी हो गई थी? 67,000। उसके बाद 67,000 टोटल थी। पहले ग्रेड पे भी एक लगता था, तुमने देखा हो ग्रेड पे लगता है। जैसे तुमने CHSL की जॉब की, तो CHSL की जॉब में 2 ग्रेड पे होते हैं, 2 ही होते हैं, एक 1900 एक 2400, ठीक है ना। 1900 ग्रेड पे की नौकरी करो, क्लर्क बनोगे तो करीब 30-35 हज़ार के आसपास सैलरी पहुंचेगी। लेकिन 2400 ग्रेड पे मिल गया, DEO की पोस्ट मिल गई या पोस्टल असिस्टेंट मिल गई, पोस्टल असिस्टेंट या DEO मिला तो तुम्हारी सैलरी हो जाए करीब 35,000 के आसपास। इवन एक्स कैटेगरी सिटी हुआ 40,000 भी हो सकती। समझ रहे हो कि नहीं? वहाँ महंगाई ज़्यादा होती है ना एक्स कैटेगरी सिटी में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मेट्रो सिटीज़ वगैरह जो हो गए, ठीक है ना। समझ में आया सभी को? रब कर दें। चलो टॉपिक पे आ जाओ। इसलिए मेहनत करके पढ़ लो, 1.5-2 साल पढ़ लोगे, बुद्धिमान हो तो भाई 1 साल में निकाल लोगे, 6 महीने में निकाल लोगे। लेकिन एवरेज भी हो तो 1 से 1.5 साल अगर मेहनत करके पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी क्षमता के हिसाब से देखो, तुम्हें लगता है कि तुम CHSL से ऊपर सीजल लेवल का मटेरियल हो तो सीजल तैयारी करो, तुम्हें लगता है सीजल लायक नहीं हो तो CHSL की तैयारी करो। समझ रहे हो कि नहीं? खैर चलो देखो आगे। तो प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है? हाँ, तो हम ये पूछ रहे थे, तो क्या होगा इसमें? पहले वाले में महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो महंगाई भत्ता कैबिनेट ने अभी फिलहाल में बढ़ा दिया, तो समझ में आया कि नहीं? क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? क्या आएगा? प्रेजेंटली या एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट आएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ प्रेजेंट आएगा। सभी लोग सहमत हो इस बात से? यहाँ नीचे प्रेजेंटली आएगा और ऊपर क्या आएगा? पहले समझ लो, अच्छा फिर बताओ क्या आएगा। देखो, प्रेजेंटली का मतलब होता है, प्रेजेंटली का मतलब इसका मतलब होता है सून, शीघ्र ही। लेकिन शीघ्र ही किस लिए? नियर फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में, निकट ही भविष्य में जो चीज़ बहुत शीघ्र हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर के रिस्पॉन्स में बोला जाएगा इसको, ठीक है ना। और एट प्रेजेंट का मतलब होता है नाउ, मतलब अभी अभी, वर्तमान में।
समझ रहे हो कि नहीं? तो कैबिनेट देखो यहाँ पे हैज़ इंक्रीज्ड आया, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, तो वर्तमान लगाने की जरूरत है ना, फ्यूचर कैसे लगा दोगे? तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? एट प्रेजेंट। समझ आई बात कि नहीं? तो डी एट प्रेजेंट, नाउ के सेंस में अभी भी। आगे लिखा है वी नीड टू प्रोड्यूस ई व्हीकल्स। मानवीय में क्या प्रोड्यूस करना है? ई व्हीकल्स। ई व्हीकल्स जानते हो? इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ना, बिजली से चलने वाले वाहन, जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। लेकिन इसको कहाँ कब करना है? शीघ्र ही करना है, लेकिन अभी तुरंत नहीं हो जाएगा, बात तो फ्यूचर की है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेजेंटली। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? नोट करो। आगे देखो, कुछ पूछना है इससे? लिखो, ध्यान से देखना, कल खोल के हम लिख क्या रहे हैं। चलो जल्दी से नोट करो। देखो भैया, क्या होगा बताओ पहले सेंटेंस में? वी नीड, क्या होगा? क्या होगा? एवरीडे एक्सरसाइज। नीचे वाले में एवरीडे होगा, ये वाला एवरी डे होगा यहाँ पे, और नीचे क्या होगा? कौन लोग इनकी बात से सहमत हैं? जो भी इनकी बात सहमत हैं वो सब गलत हैं। इस बार तुम ही गलत हो, सिर्फ कोई तुमसे सहमत ही नहीं। देखो भाई, ये जो एवरीडे होता है ना, जब एक साथ लिखा होता है एवरीडे, तो ध्यान रखना ये एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और जब एवरीडे अलग अलग लिखा होता है ना, नाउन के पहले देखो एडजेक्टिव है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये पूरे एडवर्ब का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर है? एडवर्ब का। तो ये एज एन एडवर्ब यूज होगा। समझ गया कि नहीं? तो एक्सरसाइज के पहले अगर यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? वी नीड एवरीडे एक्सरसाइज। समझ रहे हो कि नहीं? अगला क्या हो जाएगा? वी नीड टू गो टू जिम एवरी डे, मतलब हर दिन हमें जिम जाना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? सभी को समझ में आया? अगला देखो, लिखा है समटाइम्स और समटाइम। चलो यहाँ क्या आएगा पहले वाले में? आयुषी डैश टॉक्स, क्या होगा? समटाइम्स होगा इसमें। कितने लोग कह रहे हैं समटाइम्स होगा? समटाइम्स पता है क्या होता है? कभी कभी हिंदी आती है, चलो अच्छा। और सम टाइम मतलब थोड़ा समय। चलो बहुत अच्छी बात है, सही कहा तुमने बिल्कुल। सम टाइम्स फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? जो चीज़ अक्सर होती है ना, ऑफनली होती, उसको हम क्या बोलेंगे? सम टाइम्स। तो ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ठीक है ना? दैट मीन्स कभी कभी। क्या होगा?
कभी कभी, है ना। ऑफनली जो चीज़ होती है वो समटाइम्स बोली जाएगी। और सम टाइम ये कुछ समय है, टाइम का एक स्मॉल पीरियड, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आई सभी को? किसी कोई समस्या है? तो क्या हो जाएगा, आयुषी डैश टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड। बताओ कुछ समय के लिए बताती है क्या अपने बचपन के बारे में? कैसे बताती? कभी कभी, फ्रिक्वेंटली बताती, ऑफनली ऐसा वो करती। तो आयुषी समटाइम्स टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड। अगला, प्लीज प्रोवाइड मी, कृपया मुझे प्रोवाइड करें, डैश। तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सम टाइम, है ना, क्योंकि टाइम का एक छोटा सा पीरियड चाहिए विचार करने के लिए केस पर। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट है? प्रिपेयर कर लो इसको। चलो हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उनको ध्यान से जरा देखो बस एक बार, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को क्या? क्यों नहीं ना? हमें लिखा सेंटेंस, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो जरा एक बार, ठीक है ना। लिखा है मानवी इज अ टीचर। सिर्फ सुनना है तुम लोग को, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो यहां पर मानवी क्या है सेंटेंस का? सब्जेक्ट। बोलो है कि नहीं? क्योंकि सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, जब हम हु लगाएंगे सेंटेंस में, हु इज अ टीचर, आंसर होगा क्या, मानवी। तो सब्जेक्ट हुआ। अब ये जो सब्जेक्ट होता है ये दो तरह से आ सकता है। मानवी यहाँ पर क्या है तुम बताओ हमें? मानवी यहाँ पर नाउन ही तो है, नहीं है? तो अगर नाउन आ सकता है सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, हो सकती है कि नहीं बताओ? बात समझ आई कि नहीं? इसको देखो आगे, आ टीचर को, ये टीचर है कौन? मानवी तो है, नहीं है? मानवी को ही टीचर बोला गया है। दैट मीन्स मानवी क्या है, इस बात को बता कौन रहा है, इस बात को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये वर्ड, है ना। तो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है ना, ये सब्जेक्ट है ना मानवी, और इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कौन कर रहा है, ये टीचर। तो सब्जेक्ट को जो पूरा करेगा, जो कंप्लीट करेगा, उस सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट है यहाँ तक? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट की मीनिंग को क्लियर करता है ना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। क्लियर? तो यहाँ टीचर कौन है, मानवी, और मानवी सब्जेक्ट था, तो आ टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। हुआ कि नहीं हुआ? अब एक चीज और, ये जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ये भी दो फॉर्म में आ सकता है। किस किस फॉर्म में आ सकता है? ये भी नाउन हो सकता है, और नाउन है अगर तो प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि टीचर क्या होता है, नाउन। तो अगर यहाँ टीचर आ सकता है कभी, तो कई और सेंटेंस होंगे उसमें भी टीचर आ सकता है, यहाँ पे कोई और आ सकता है, डॉक्टर आ सकता है, कंपाउंडर आ सकता है, इंजीनियर आ सकता है कि नहीं? तो नाउन तो यहाँ पे भी आ सकता है ना, और नाउन आ सकता है तो प्रोनाउन भी आ सकता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये इज, क्या है इंपॉर्टेंट, इज। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट से जुड़ता किससे, इस इज से जुड़ा हुआ है। इज इनको कनेक्ट कर रहा है ना, इज इनको लिंक कर रहा है ना, और इज अपने आप में एक वर्ब भी है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? किसको नहीं आया समझ में? समझ में आया सभी? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक चीज और देखो, अगला हमने लिख दिया सेंटेंस, हम लिखा मानवी इज हैप्पी। ये लिख दिया हैप्पीली, ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना? इस सेंटेंस में भी ये मानवी क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि हु का आंसर। तो ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का।
कोई डाउट किसी को? इस यहाँ पर क्या है, इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है ना। अब तो हमें बताओ, मानवी के बाद इज आया है, इसके बाद क्या आया, हैप्पी और हैप्पीली, बोलो आया कि नहीं आया? अब बताओ हैप्पी लगाया जाए हैप्पीली लगाया जाए, क्या लगाओगे बताओ, क्या लगाओगे? हैप्पी लगाओगे, हैप्पी लगाओगे ना। क्यों? क्योंकि मानवी को ही क्वालिफाई कौन कर रहा है फिर से, ये हैप्पी, हैप्पी थोड़ी ना क्वालिफाई कर रहा है। और ये हैप्पी आया किस फॉर्म में भाई, मानवी क्वालिफाई कौन कर रहा है, हैप्पी, कि मानवी खुश है। ये तो लिंकिंग वर्ब थी हमारी, आप समझ जाओगे ना, एलवी लिंकिंग वर्ब। यहां पर हैप्पी क्या है हमारा, इस सेंटेंस का एडजेक्टिव, बोलो है कि नहीं? हम जानते हैं ये प्रेडिकेटिव यूज है एडजेक्टिव का, लेकिन क्या हैप्पीली हो सकता है? नहीं हो सकता। हैप्पीली कब होता है, जब मेन वर्ब होती। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आई, यहाँ पे ये क्या होगा, एडजेक्टिव, इसका यूज, ये एडवर्ब है, यहाँ पर यूज नहीं होगा। यूज किसका होगा, हैप्पी का। बात समझ में आई सभी को? तो हमें समझ में क्या है स्ट्रक्चर, हमें समझ में आया कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में आ सकता है किसी भी सेंटेंस में, प्लस एक लिंकिंग वर्ब होगी उसमें, अगर स्ट्रक्चर ये वाला है तो, और प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट करता क्या है, सब्जेक्ट के मीनिंग को या सब्जेक्ट के बारे में और बताता, ठीक है ना। यहाँ टीचर है मानवी, ये बता रहा था, यहाँ पर ये बता रहा मानवी खुश है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ही है हैप्पी, नहीं है क्या? क्योंकि सब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, उसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा हमने, ये नाउन भी हो सकता है, था ना। टीचर क्या है, नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, नाउन है तो प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, नहीं हो सकता। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है इसमें? किसको नहीं है? अच्छा बताओ, पहले बात आ गई ना? कुछ पूछना है इसमें से किसी को? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, रुक जाए एक मिनट, अगला देखते हैं। हमने इसी में फिर एक सेंटेंस लिख दिया, हमने लिखा इस बार मानवी सॉ अ टीचर, ठीक है ना। क्या लिखा हमने, मानवी सॉ अ टीचर। अब इस सेंटेंस को देखो, मानवी क्या है, सब्जेक्ट, फिर से हम जानते हैं नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे सॉ क्या है, ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, ये एक वर्ब है, क्योंकि वर्ब क्या करती है, एक्शन शो करती। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मानवी के एक्शन को शो कर रही वर्ब, क्योंकि मानवी नहीं तो देखा है टीचर को, मानवी टीचर थोड़ी ना है। तो यहाँ पे सॉ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये क्या है, ये वर्ब तो है, लेकिन कौन सी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। भाई वर्ब करती क्या है, वर्ब दो ही प्रकार की होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब भी लिंकिंग वर्ब बनती है, ठीक है ना, और भी यूज होते हैं, भी देखेंगे आगे। तो यहाँ पर मानवी के एक्शन को कौन दिखा रहा है, ये सॉ नहीं दिखा रहा। अब लेकिन मानवी सॉ व्हाट, यही तो बोलोगे, व्हाट का आंसर क्या है यहाँ पे, अ टीचर। मानवी ने टीचर को देखा, तो यहाँ पे टीचर हो क्या गया है, ये हमारे सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। भाई व्हाट से पता चल रहा है जो चीज, वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट। मानवी आंसर है, तो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट भी दो तरह से हो सकता है भाई, हमें नाउन तो दिख ही रहा है, अगर नाउन हो सकता है तो प्रोनाउन भी हो ही सकता है, सीधी सी बात है। क्या मैं नहीं सकते मानवी सॉ मी या जो भी लिखा हो, कोई डाउट किसी को? तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब समझ में आया कि नहीं आया, कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब थी तो किस तरह से था, और वहाँ एक्शन वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा। अभी देखेंगे इसका यूज क्या है, ठीक है ना। अगला देखो, अब हमने इसी में लिख दिया मानवी सॉ हैप्पी या हैप्पीली। फिर से मानवी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, इतना समझ ही गए हो ना। हु सॉ हैप्पी है और हैप्पीली मानवी ना, मानवी आंसर है ना। अब ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ये सॉ हमारी क्या हो गई, ये एक्शन वर्ब हो गई, हुई कि नहीं हुई। एक्शन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पर भाई मानवी की क्वालिटी थोड़ी ना हैप्पी हैप्पीली,
ये इस वर्ब की क्वालिटी बनी जाके। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं बात समझ रहा? मानवी सॉ हाउ, ये तो लिखा हुआ है मैनर, तो मैनर आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, एडवर्ब बनेगा जाके, और एडवर्ब बनेगा तो हम एडवर्ब चूज करेंगे, दैट मीन्स हैप्पीली को चूज करेंगे। ये एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव तो क्वालिफाई करता है सब्जेक्ट को, और यहाँ सब्जेक्ट तो क्वालिफाई कर ही नहीं रहा है। करता किसको क्वालिफाई? यहाँ वाला वर्ब को, क्योंकि वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है ये। देखा किसे गया है? टीचर को ना, तो टीचर ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। इसी तरह से अगर टीचर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ जो आएगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा इस वर्ब का, तो इस वर्ब की क्वालिटी होगी ना। वर्ब की क्वालिटी क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो क्या एडजेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो? क्या सेलेक्ट करोगे? हैप्पीली, क्योंकि वो एडवर्ब है। कोई डाउट किसी को? तो हमें समझ में क्या आया फिर से कि इस बार सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकता है। हम समझ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ आ सकते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो कई बार लिखने में गलती करते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन हो सकता है, प्लस अब क्या मिलेगी आगे? एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब मिलेगी तो आगे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है, या फिर प्रोनाउन, या फिर एडवर्ब। एडजेक्टिव जो लिख देगा उसका क्या हो जाएगा? गलत। कोई समस्या किसी को? समझ में आया? अच्छे से नोट करो। आगे देखो, इसमें डाउट है किसी को? नाउन जब पढ़ रहे थे, प्रोनाउन जब पढ़ रहे थे, प्रोनाउन, तो ये चीज़ पढ़ी थी, इट का यूज़ पढ़ा था ना। तब हम लोगों ने इट को ऐसे समझा था कि इट एक डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस लिखा है, इट इज़ आई और मी, ठीक है ना। अब तुम्हें बताओ, इट इज़ आई और मी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या सेलेक्ट करें? क्या सेलेक्ट करें? आई करोगे ना। पहले तुम्हें रटवा दिया गया था, क्योंकि इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जिसका इंट्रोडक्शन दे रहा है उसको लिख लो। लेकिन एक्चुअल में समझ में आया होगा कि आई क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? ये क्या है? क्यों है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि ये इस से जुड़ा हुआ है, और इस क्या है यहाँ पर? लिंकिंग वर्ब। तो जब भी कोई दो सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब से जुड़े हुए होंगे तो एक क्या होगा? पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ना, और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्टिव केस में ही होगा। ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? क्योंकि लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे? आई, ना कि मी। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? एक और देखो, हमने लिखा इट हर्ट्स आई और मी। अब ध्यान समझो, अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? मी क्यों होगा? क्योंकि अब देखो यहाँ पे हर्ट मतलब क्या होता है? नुकसान होना, चोट पहुँचना। ये तो एक्शन वर्ब है ना, और जब एक्शन वर्ब बीच में आ गई तो ये क्या होगा आगे इसके? ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो केस भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। इसी वजह से यहाँ पे आई कहना रॉन्ग है। क्या सही होगा? मी। कोई दिक्कत किसी को? अब तो नहीं गलत होगा। तो ऐसे लिंकिंग वर्ब सिर्फ इज नहीं होती, बहुत सारे लिंकिंग वर्ब होती। जैसे देखो, लिख लो लिंकिंग वर्ब। कुछ लिंकिंग वर्ब्स लिखा रहे हैं, उनको लिखो। तो पहले तो बी हो गई, इस किसका फॉर्म है? बी वर्ब का, है ना। तो बी, बीन, बीइंग, बिकम और इज, एम, आर, वॉज, वर। और ध्यान रखना ये हम किसके रेफरेंस में लिख रहे हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? क्यों भाई? पहले बताओ हमें, कोई समस्या हो किसी को? नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, सीम, लुक, अपीयर और टर्न और ग्रो, ठीक है ना, एटसेट्रा बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं?
तो इस तरह से ये सभी क्या हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं एग्जाम्पल, उनको लिखो जरा जल्दी से। देखो जल्दी से, ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, ध्यान सुनो। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, राखी लुक सैड सैडली एज हर फादर टॉक टू हर एंगर एंग्रीली। देखो यहाँ पे लुक आ गया ना, ये लुक कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं क्या है ना। तो अगर लुक्स लिंकिंग वर्ब है तो हम जानते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ सकता है, सिर्फ नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, यही तो आ सकता है। यहाँ नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। हम किसको सेलेक्ट करेंगे, एडजेक्टिव को ना, क्योंकि लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव। इसलिए सैड सही है, ये एडवर्ब था इसलिए वाला क्या हो गया, रॉन्ग। क्लियर। एज हर फादर टॉक टू हर एंगर एंग्रीली। अब ये टॉक क्या है यहाँ पे, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस वर्ब को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है ना। हम जानते हैं इसके बाद क्या आ सकता है एक्शन वर्ब के बाद, नाउन प्रोनाउन या एडवर्ब। यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव दिया हुआ है एंगर, ठीक है ना। सॉरी एंगर लिख दिया कि एंग्री कर दो, या तो एंगर तो नाउन होता है ना, ANGRY कर लेना, ठीक है इसको सभी लोग। एंग्री और एंग्रीली, एंग्री क्या होता है, एडजेक्टिव, और ये तुम्हारा क्या हो गया आगे, एंग्रीली, ये हो गया एडवर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, यहाँ पे एक्शन वर्ब दी हुई है, इसलिए हम किसको सेलेक्ट करेंगे, एडवर्ब को, ना कि एडजेक्टिव को। कोई डाउट किसी को, अगला कर पाओगे सभी लोग। चलो बताओ प्रांसी। लक्ष्मी रिएक्टेड हैप्पी, हैप्पीली क्या होगा, हैप्पीली क्यों होगा, हाँ क्योंकि रिएक्ट करना क्या है, एक्शन वर्ब, और ये एक्शन वर्ब है, इसके तुरंत बाद क्या आएगी, एडवर्ब आएगी, इसलिए हैप्पीली सही है। ये क्या था हमारा, एडजेक्टिव, इसकी नीड नहीं, इसलिए रॉन्ग हो गया। एज तनु, क्योंकि तनु ने लुक्स अपॉन हर, उसकी ओर देखा, कैसे, नाइस एंड नाइसली। अब तो क्या लुक आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो लुक आ गया, लुक क्या होता है, यहाँ पे नाइस नाइसली काट दो, है ना, इसका अंतर बाद बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लो, हैप्पी कर लो, चलो, है ना, हैप्पी या हैप्पीली। तो क्या हो जाएगा, लुक क्या है हमारी, लिंकिंग वर्ब, और अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो क्या आ सकता है आगे, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो देखो हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, अपने एडजेक्टिव को। तो क्या आ जाएगा, हैप्पी, हैप्पीली एडवर्ब है, इसलिए इसकी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। समझ गए सभी लोग, कोई डाउट किसी को, तो यहाँ तक प्रिपेयर करो, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज लिखो। ये सेंटेंस याद है ना, करिए, किए थे, जल्दी से इनको सही करो। देखो भाई क्या सीखा था हमने सीखा कि अगर लिंकिंग वर्ब आ रही है, क्या आ रही, लिंकिंग वर्ब,
तो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं भाई? कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का, इसीलिए क्या है? एडजेक्टिव है। या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव, है ना? एडजेक्टिव तो होगा ही ना। लेकिन और दूसरी बात हमने सीखी कि एक्शन वर्ब अगर आएगी तो फिर आना क्या चाहिए? एडवर्ब, क्योंकि एक्शन वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और वहाँ पर एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा? एडवर्ब। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को क्वालिफाई करती, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है, इसलिए एडजेक्टिव आता है। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? पहला सेंटेंस देखो, लिखा प्रांसी सीम्स वरीड वरीडली। अभी जो सीम था हमने बताया था, ये कौन सी कैटेगरी में है? लिंकिंग वर्ब में। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? सीम, अपीयर, लुक, है ना, बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये है ना, ये सब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब। ग्रो क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। क्यों मानवी? और एडजेक्टिव आएगा इसलिए वरीड लगाएंगे हम, क्योंकि एल वाई लगने से क्या हो गया? एडवर्ब। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। एज हर ब्रदर टॉक टू हर। अब देखो ब्रदर टॉक कर रहा है ना, तो टॉक किससे कर रहा है? उससे। ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो ये वैसे भी क्या है? मेरी एक्शन वर्ब है, टॉक्ड। अगर एक्शन वर्ब है तो क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए ना, और इसीलिए क्या आएगा? रूडली। रूड क्या है यहाँ पे? रॉन्ग। समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? याद है कि नहीं? सेकेंड सेंटेंस देखो, तनु विल स्पीक क्विकली एट क्विकली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। तो देखो यहाँ पे विल स्पीक आया, स्पीक क्या है? एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब होने की वजह से ऑब्जेक्टिव केस में हम एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे? एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव रॉन्ग हुआ कि नहीं? ठीक है ना? तो क्या आएगा? क्विकली, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब थोड़ी ना है। अब लिखा है एट क्विकली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। यहाँ पर देखो, इवेंट मेरा क्या होता है? नाउन। कोई फंक्शन या इवेंट क्या है? एक नाउन। अब नाउन के आगे देखो, ये क्या हो गई हमारी? एडजेक्टिव हो गई। नाउन के आगे क्या होता है? एडजेक्टिव होता है कि नहीं? ध्यान है कि नहीं? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इवेंट कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड है, और उसके पहले आना क्या चाहिए? एडवर्ब आनी चाहिए ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं आएगा एडवर्ब, और एडवर्ब आएगी इसीलिए क्या होगा मेरा? क्विकली सही होगा। क्विक यहाँ पे क्या है? रॉन्ग, क्योंकि क्विक क्या होता है? एडजेक्टिव। क्लियर? कुछ ना समझ में आ रहा हो किसी को? थर्ड देखो, पारस लुक्ड सैड सैडली एज द गेस्ट लुक्ड सैड सैडली एट हिम। तो यहाँ पर लुक को देखो जरा, ठीक है ना? अब लुक का फंक्शन समझो पहले तो। लुक दो तरह से यूज होता है। कितने तरह से? दो तरह से। एक तो लुक यूज होता है इसी सेंस में, लुक मतलब कैसे? लिंकिंग वर्ब के फॉर्म में, और तब इसका मीनिंग क्या होता है? सिमिलर होता है किसके? अपीयर के, मतलब की तरह दिखाई देना। क्या होता है? दिखाई देना, या किसी की तरह दिखाई देना। होता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ देखो, तो पारस लुक्ड सैड सैडली, तो लुक मेरी क्या हो गई? लुक क्या हो गई? ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब होगी क्योंकि पारस दिखाई दे रहा है ना, सैड या सैडली, यही तो लिखा हुआ है। तो लिंकिंग वर्ब है, तुरंत क्या आएगा लक्ष्मी? क्या आएगा? एडजेक्टिव, अर्थात सैड आएगा। तो ये एडवर्ब जो यहाँ पर दिया गया था तो रॉन्ग हो गया, सैडली, सैड आएगा। लेकिन आगे बढ़ो, एज द गेस्ट लुक्ड सैड सैडली एट हिम। लेकिन यहाँ पर जो लुक आ रहा है ये कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये जो गेस्ट है ना, ये देख रहे हैं किसको? उसकी ओर। कैसे? सैड या सैडली। आई बात समझ में? और इसी वजह से अब जो लुक आ रहा है वो किस रेफरेंस में आ रहा है? एक्शन वर्ब के फॉर्म में आ रहा है। नहीं आ रहा? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा वॉच, मतलब देखना। समझे कि नहीं समझे? और इसी वजह से जब यहाँ पे लुक्ड आएगा तो हम एडजेक्टिव नहीं चूज करेंगे, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे। ये क्या है मेरा? एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब होने की वजह से क्या चूज करेंगे मानवी? एडवर्ब, इसलिए सैडली। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे हम, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं उसकी ओर। यहाँ पर था क्या ऐसा? देखो, पारस लुक्ड सैड, पारस दुखी दिखाई दे रहा, पारस दुखी दिखाई दिया ना,
कि पारस ने किसी को दुख की ओर देखा, दुख की तरह से नहीं देखा ना वहाँ, लेकिन गेस्ट ने कैसे देखा, दुखी नज़र से उसकी ओर देखा, तो ऑब्जेक्ट हुआ ना वहाँ पे हिम, ऑब्जेक्ट दिया इसलिए एक्शन वर्ब हो गई यहाँ पे, और एक्शन वर्ब हो गई तो एडवर्ब क्वालिफाई करेगा इसको, इसलिए यहाँ पे सैडली आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो वहाँ एडवर्ब यूज़ किया, क्यों, क्योंकि वो क्या एक्शन वर्ब, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है लुक्ड, इसीलिए यहाँ पे हम क्या चूज़ करेंगे, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ये गलत है। कौन सहमत नहीं पहले बताओ, पल्ले पड़ा, बहुत अच्छी बात है, अगला भी कर लोगे इस तरह से। अब लिखा है दे अपीयर, लुक और अपीयर सेम तरह से काम करते हैं, तो अपीयर मतलब क्या होता है, दिखाई देना, तो ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है इसलिए एडजेक्टिव आएगा, तो हैप्पी होगा, हैप्पली क्या एडवर्ब, इसलिए गलत हो गया। ठीक, एज द वार्डन लुक्स हैप्पी, अब देखो वार्डन फिर से लुक कर रही है, लेकिन किसको, उनकी ओर देख रही ना, तो ये क्या है, ये एक्शन है वार्डन का, इसलिए अब यहाँ पे लुक एक्शन वर्ब के फॉर्म में आया, और एक्शन वर्ब आया इसलिए क्या आएगा इसके बाद, एडवर्ब, और एडवर्ब आएगा इसलिए हैप्पीली सही, और हैप्पी क्या है, रॉन्ग, क्योंकि हैप्पी है एडजेक्टिव। ठीक, पल्ले पड़ा कि नहीं, तो वहाँ पे लुक का मतलब है दिखाई, मतलब देखा, वार्डन ने उनकी ओर देखा, हैप्पी या हैप्पीली, और यहाँ पर क्या है कि वे लोग दिखाई दिए हैप्पी या हैप्पीली, तो वे लोग हैप्पी दिखाई दिए ना, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ अपीयर, समझ रहे हो, जैसे यहाँ लुक क्या है, लिंकिंग वर्ब, वहाँ लुक क्या था, एक्शन वर्ब। क्लियर, कुछ पूछना है किसी को, जो बोल नहीं रहे लग रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला देखो, लिखा है सी सिंग्स गुड वेल, तो यहाँ फिर से इंपॉर्टेंट, देखो गुड और वेल दोनों अलग शब्द हैं, मीनिंग सेम होती है, लेकिन गुड को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं और वेल को एज एन एडवर्ब। तो गुड मेरा क्या है, गुड क्या होता है, गुड एक एडजेक्टिव है जैसे तुम जानते ही हो, और जो वेल होता है ये मेरा क्या है, एडवर्ब, समझ रहे हो कि नहीं। तो जो अगर एडजेक्टिव के सेंस में यूज होगा, लिंकिंग वर्ब के साथ आएगा तो गुड आएगा, लेकिन एक्शन वर्ब के साथ आएगा तो क्या आएगा, वेल। तो इसी सेंटेंस में देखो लिखा है सी सिंग्स गुड वेल, तो सिंग क्या है, एक्शन वर्ब है ना, और ये एक्शन वर्ब है, तो इसके बाद क्या चाहिए हमें, एडवर्ब नहीं चाहिए, इसलिए वेल चूज करेंगे हम। गुड क्या है, एडजेक्टिव, और इसीलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे इस बार। तो हो गया सी सिंग्स वेल, बात समझ रहे हो कि नहीं। आगे देखो एज हर मूड, अब देखो इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है ना, अब लिंकिंग वर्ब है तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, मूड की बात हो रही, मूड कैसा है, गुड, क्योंकि गुड ही एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ब है इसलिए हम एडजेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए गुड आएगा। यहाँ जो एडवर्ब था ये वेल, ये क्या है, गलत। समझे कि नहीं समझे, समझ में आया क्यों। तो अगर तुमसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो कई लोग बोल देते हैं आई एम वेल, ऐसे बोल देते हैं, तो आई एम वेल नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, आई एम गुड, क्योंकि जब तुमने एम यूज़ करके बोला है तो एम क्या है, लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो आई एम गुड बोलेंगे, ना कि आई एम वेल। आई एम फाइन बोल दो, ठीक है ना, गुड बोल दो, फाइन बोल दो, लेकिन वेल नहीं बोलना है, ठीक है ना। वेल क्या होता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है वहाँ पे, लेकिन लोग बोलते हैं, है कि नहीं। आगे देखो, सौम्या बॉट अ थॉरोली रिवाइज्ड बुक, थॉरो मतलब होता है गहन, आंतरिक रूप से, ठीक है ना। अब देखो बॉट यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ब, बोलो है कि नहीं है, और अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसके बाद हम क्या चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, एक्शन वर्ब है तो हम क्या चूज करेंगे, एडवर्ब सेलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से ये एडवर्ब जो है यहाँ पे ना, ये मेरा क्या है, सही, बोलो है कि नहीं। थॉरो यहाँ पर क्या था, एडजेक्टिव, और इसलिए इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया। आगे देखो, फॉर थॉरो या थॉरोली रिवीजन, अब यहाँ क्या सेलेक्ट करें, यहाँ तो कुछ सब्जेक्ट दिया नहीं है, ना वर्ब दी गई, लेकिन देखो ना जैसे अभी यहाँ इवेंट था, ऐसे ही रिवीजन क्या है अपने आप में एक नाउन, तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव ना, तो कह रहा थॉरोली ले सकते हो क्योंकि तो एडवर्ब होता है, इसलिए नाउन के पहले हम क्या लेंगे, एडजेक्टिव, और इसे थॉरो सेलेक्ट करेंगे, थॉरोली गलत है। यही चीज़ देखो ना, तुम ऐसे लगाओ तो भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से देखो बुक क्या मेरा, नाउन, रिवाइज्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, बुक के पहले आ रहा, और उसके पहले क्या आएगा, एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब। तो इस तरह से देखोगे तो भी क्या मिल जाएगी, एडवर्ब। तो सारा स्ट्रक्चर आपस में क्या होता है, एक साथ मतलब उसको बनाया गया है, ठीक है ना, जैसे भी ग्रामर लिखी गई तो उसको वैसे ही समझना है।
ठीक है ना। कुछ ना आ रहा हो तो पूछो, कोई किसी कुछ ना आया हो, समझ में आ रहा सब कुछ, नोट कर लो। आगे देखो, अगली एक्सरसाइज नोट करो सभी लोग। कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, इसमें कुछ डाउट है क्या? क्यों भाई, अरे बोलो, मुंह बंद करके ना बैठ जाया करो। कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, जल्दी से नोट करो। देखो सेंटेंस है, इनको नोट करो, ठीक है ना। इसके बाद हम एक एक करके बताते हैं सभी, जल्दी नोट करो। देखो भाई ध्यान सुनो, पहला सेंटेंस लिखा राम इज स्ट्रॉन्ग। तो मैं ध्यान होगा हम लोगों ने एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम क्या देखते थे कि हम यहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्री यूज़ कर रहे थे कि नहीं? किसको ये बात ध्यान है? अगर ये भूल गए हो तो कुछ नहीं आता। अब एक्चुअल में तुम देखोगे ना तो वहाँ एडजेक्टिव के आने का रीज़न ही क्या होता है कि हमने वहाँ पे क्या लिख रखी होती, लिंकिंग वर्ब। तुम जहाँ जा चेक कर लो सारे सेंटेंस, हमने यहाँ लिंकिंग वर्ब लिख रखी थी, इसी वजह से हर बार हम एडजेक्टिव की फॉर्म यूज़ कर रहे थे। यहाँ आपने स्ट्रॉन्ग को यूज़ किया, पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, है कि नहीं? कुछ गलती की हमने क्या? नहीं की ना। लिंकिंग वर्ब होने की वजह से एडजेक्टिव यहाँ पे आता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? लेकिन तब वहाँ पे तो ये नहीं बोला गया था, तब तुम ऐसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन करके डिग्रीज बताई जा रही थी, क्योंकि वहाँ नीड नहीं थी इसकी। अब तुम जितना एडवर्ब पढ़ोगे उतना ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और एडवर्ब लगभग हर चीज़ क्लियर कर देता है, ठीक है ना। अब इसी में अगर मान लो हमने यहाँ पे इस लिंकिंग वर्ब को चेंज करके हमने यहाँ पे एक मेन वर्ब लिख दी। क्या लिख दी? मेन वर्ब। हमने यहाँ पे लिख दिया फॉट। फाइट की सेकंड फॉर्म है ना फॉट, हमने फॉट लिख दिया यहाँ पे। अब ये फॉट जो हमारा है ये क्या हो गया लक्ष्मी? ये हमारी एक्शन वर्ब हुई। क्यों भाई? अब ये एक्शन वर्ब हो गई, इसका मतलब एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एडवर्ब। तो क्या अब ये स्ट्रॉन्ग लिखना यहाँ पे सही है? नहीं ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अब यहाँ क्या कर देंगे हम? स्ट्रांगली। बात समझ में आई कि नहीं? किसको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई पहले बताओ? वहाँ पर हर जगह हम लिंकिंग वर्ब भी लिखते थे, इज लिखते थे, वॉज लिखते थे, प्लूरल लिख लेते थे, इज एम और वॉज वर, उसके अलावा कुछ नहीं। लुक सीम अपीयर लिखा होगा, इसके अलावा कभी हमने वहाँ पे एक्शन वर्ब यूज़ नहीं की होगी, क्योंकि एक्शन वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। एक्शन वर्ब यूज़ करोगे तुरंत क्या आ जाएगा? एडवर्ब आ जाएगा। समझे? अगला देखो, फिर से लिंकिंग वर्ब है, इज लिंकिंग वर्ब है इसलिए एडजेक्टिव है आगे। क्या स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव नहीं है? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद देन आ रहा है क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है जॉन से, राम का। हो रहा है कि नहीं? अब इसी में फिर से हमने यहाँ पे मेन वर्ब लिख दी, एक एक्शन वर्ब लिख दी, हमने फॉट लिख दिया यहाँ फिर से इसकी जगह। तो क्या अब ये स्ट्रॉन्गर आएगा क्या यहाँ पे? नहीं। क्या आना चाहिए? स्ट्रॉन्गली आना चाहिए कि नहीं? स्ट्रॉन्गली तो आएगा, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन का जो सेंस था वो तो चेंज हो गया। कंपैरिजन का वो सेंस बना रहे, इस वजह से हमें आगे क्या मोर नहीं लिख सकते हैं, और पीछे जो था वो लिखा रहेगा देन जॉन। नहीं समझे? तो अब क्या हो जाएगा? राम फॉट मोर स्ट्रांगली देन जॉन। क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है? फिर से अगला देखो, फिर से यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लिंकिंग वर्ब। वो हर जगह है, अब हम नहीं लिखेंगे इसके बाद, ठीक है ना। सभी क्या है? ये लिंकिंग वर्ब दी हैं सभी, ठीक। आगे एडजेक्टिव है, लेकिन फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एक मेन वर्ब यूज कर ली, फॉट।
तो अब फिर से क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं एडवर्ब चाहिए। मोर तो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन है इसलिए देन भी होगा। आगे क्या हो जाएगा, जॉन। अब तो हमें बताओ, क्या इस को चेंज नहीं करोगे? अगर बहुत बारीक से पूछा जाए तो यहाँ पे इसका महत्व है। भाई इस तब आ रहा था जब यहाँ इसका इच का इससे कंपैरिजन था, दोनों जगह क्या थी, लिंकिंग वर्ब थी कि नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पे ये एक्शन वर्ब आ गई, क्या गई, एक्शन वर्ब, तो क्या यहाँ पे इस चेंज होकर एक्शन वर्ब नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। ये इस क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्शन वर्ब बनना चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं, या तुम इसी फॉट को वहाँ पर यूज कर लो, देन जॉन फॉट, क्योंकि राम अधिक ताकत से लड़ा जितना कि जॉन लड़ा, यही तो बोलेंगे, समझ रहे हो ना। वहां पर क्या लिखा था, राम उतना, मतलब राम अधिक ताकतवर है जॉन से, वहां लड़ने की बात नहीं थी, वहां दोनों की शक्ति की बात की गई थी। यहां पर दोनों के लड़ने की, एक्शन की बात की जा रही, एक्शन की बात की जा रही है, इसलिए एक्शन को क्वालिफाई करना है, एडवर्ब से होगा क्वालिफाई वो। लेकिन आगे देखो जो इज आ रहा था वो भी चेंज होगा, तो दो तरीके चेंज करने के। अभी तुम फिलहाल यहाँ क्या कर सकते हैं, जॉन हम क्या कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, इज आएगा क्या, नहीं, हम लिख सकते हैं जॉन फॉट। लेकिन अगर हम ये नहीं लिखना चाहें, बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी तो एक वर्क है, और वर्क के लिए हम डू यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे डिड लगा देंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, दोनों में कोई भी सिलेक्ट कर लो, डिड ही मोस्टली हम लगाते हैं। देन जॉन डिड, मतलब राम अधिक ताकत से लड़ा जितना कि जॉन लड़ा, या जितने कि जॉन ने किया। समझ रहे हो कि नहीं। आगे फिर से हमने यहाँ पे फॉट किया, फिर से एक्शन वर्ब ले ली, ठीक है। तो ये एज स्ट्रॉन्ग तो ठीक है, क्योंकि एज क्या है मेरा, एज क्या है मेरा यहाँ पे, एज मेरा यहाँ पे एडवर्ब है, और एडवर्ब किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए लगा सकते हो, क्योंकि एडवर्ब तो सबको क्वालिफाई करता है ना, किसको किसको, एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी, एक सेंटेंस को भी, और एक अनदर एडवर्ब को भी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग नहीं आ सकता, अब ये क्या बन जाएगा, स्ट्रांगली। कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि हमें फॉट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब, तो स्ट्रांगली हो गया। अब ये स्ट्रांगली एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब के पहले तो एडवर्ब आ ही सकता है। लेकिन तुम जानते हो कि हमने बताया था स्ट्रॉन्ग के बाद जो एज आ रहा है ये कंजंक्शन है, तो ये बना रहेगा, दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है, एज जॉन। अब तुम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। देखो तुम्हें ध्यान होगा, मैंने टेंस की बात की थी कि यहाँ पर इज लिखो वहाँ वॉज लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज की किसी की शक्ति तुलना, आज की किसी की शक्ति की तुलना क्या पास्ट के किसी व्यक्ति से नहीं कर सकते हो। या कोई बहुत ज़्यादा जिम जा रहा है, कल को बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो क्या उसके फ्यूचर से नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट में सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी वजह से हम यहाँ इसको भी चेंज करके जब हम एक्शन वर्ब लिखेंगे तो हम कुछ भी लिख लें, चाहे हम डू ले लें, डज ले लें। भाई डू डज तो प्रेजेंट के लिए आएगा, अगर ये प्लूरल होता है तो डू लगाते हैं ना, और अगर पास्ट लिखना है तो दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं, डिड। तो तीनों में कोई भी सिलेक्ट कर लो, एज जॉन, डू, डज, डिड, है ना। एज जॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज या डिड, क्योंकि डू नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल है, होना चाहिए उसके लिए। क्लियर। अगला आ जाओ। अब लिखा है राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस क्लास, ठीक है ना, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ये क्या, सुपरलेटिव डिग्री, बोलो है कि नहीं। और अगर सुपरलेटिव डिग्री हमने यहाँ पे एक्शन वर्ब एक लिख दी, व्हाट, क्या हो गई ये, एक्शन वर्ब। अब ये एक्शन वर्ब हो गई तो मान भी क्या होना चाहिए, एडवर्ब होनी चाहिए ना उसके लिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है क्या, हम क्या लिखेंगे, स्ट्रांगली, क्योंकि हमें तो पता है एडवर्ब तो एक ही होती है ना, स्ट्रॉन्ग की स्ट्रांगली, उसकी थोड़ी ना फॉर्म होंगी वो, ठीक है ना, वो हम चेक करेंगे आगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अच्छे से जानते हो कि जो भी आर्टिकल हम लगाते हैं, आर्टिकल या तो हम किसी नाउन के लिए लगाते हैं या प्रोनाउन के लिए। कुछ डिफरेंट केसेस में जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट में द का लगा रहे हैं तो हम एडजेक्टिव में लगा लेते हैं ज़्यादा ज़्यादा। जनरली जो आर्टिकल आते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं, उसके अलावा वर्ब के लिए कभी आर्टिकल आ सकता है, नहीं आता है ना। द गॉन तुमने पढ़ा है कभी, द गो है, द सिंग नहीं पढ़ा है ना, क्यों होता ही नहीं, पढ़ो कहाँ से। इसलिए अब देखो इसके आगे हमें यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म कैसे आएगा, उसके लिए तो मोस्ट लगाना ही पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ मोर लगाया कंपैरेटिव के लिए, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म कैसे लाओगे, तो हम मोस्ट नहीं लगा सकते हैं, मोस्ट तो होता है
हमने मोस्ट लगा लिया, लेकिन मोस्ट के आगे जो द होगा वो नहीं लगेगा, ध्यान रखना। क्योंकि पहले क्या था, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को क्वालिफाई कर रहा था। अब तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना ही नहीं है, अब तो वर्ब को क्वालिफाई करना है। और जब वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हो तो द का नीड क्या है, तो द नहीं लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे? अब क्या हो जाएगा, इन द या इन दिस क्लास। क्लियर हुई बात की नहीं? कोई दिक्कत? एक चीज और देखो इंपॉर्टेंट, अगला सेंटेंस, राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। राम सबसे अधिक ताकतवर है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि राम सबसे अधिक ताकतवर है? राम मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है। तुमसे हम कहें कि हाँ, मतलब जनरली लोग बात करते हैं ना, ऐसे उसने कहा कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तो बगल में बैठा व्यक्ति कह देता मेरा दोस्त तुमसे भी अच्छा है। तुम ले तो लेकिन अपने दोस्त को सबसे अच्छा बताया ही था, लेकिन दूसरे ने कह दिया। तो इसमें क्या है, एक क्राइटेरिया होता है, एक मतलब क्या होगा, लोगों का समूह होगा जिसमें तुम चीज़ों को बताओगे। हम ये कह सकते हैं इस क्लास में सबसे अच्छी लड़की जो है वो आयुषी है, लेकिन ये बोल सकते हैं सबसे अच्छी लड़की दुनिया में आयुषी है? नहीं ना। तो इसके लिए क्या है, हमें दुनिया को पहले घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं होता। तो जनरली क्या होता है, हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं किसी न किसी एक बाउंडिंग एक जगह में, ठीक है ना, मतलब किसी क्षेत्र में। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्लास था रेफरेंस, क्लास में हो सकता है कोई होशियार, ठीक है ना। और इस वजह से क्या होता है कि जब तक कोई आगे चीज़ दी ना गई हो कि किस रेफरेंस में या किस बाउंडेशन में तुम यूज़ कर रही हो सुपरलेटिव डिग्री को, है ना, क्योंकि वो सबसे बेस्ट फॉर्म बताती है ना, बेस्ट या लिस्ट, ये तो बताती है, या तो मोस्ट होगी या तो लिस्ट होगी। तो भाई उसके लिए तो क्या हो, एक चीज़ कैटेगरी होनी चाहिए ना, किस कैटेगरी में तुम क्वालिफाई करना चाहते हो उसको। जब यहाँ कैटेगरी नहीं है तो कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। बिना कैटेगरी के सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिखते, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, ये द स्ट्रॉन्गेस्ट का स्ट्रक्चर यहाँ गलत होता है। हम क्या लिख सकते हैं, और देखो तुम्हारी बात अभी भी क्लियर होगी, नहीं होगी, राम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या गलत है? क्या नहीं गलत है ना। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव के फॉर्म में हो सकती हैं या फिर एडवर्ब के फॉर्म में। नहीं हो सकती? क्यों भाई? हो सकती है ना, या तो एडजेक्टिव फॉर्म में, एडवर्ब। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यही तो होंगी। इसके अलावा भी होती हैं क्या? नहीं ना। तो दोनों में यूज हो सकती है ना। हमने भी किया, लगाया नहीं, स्ट्रांगली पहले मोर और स्ट्रांगली पहले देखो मोस्ट। इसका मतलब एडवर्ब की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती हैं और एडजेक्टिव की भी होती हैं। एडजेक्टिव की क्या क्यों काम आती हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, और एडवर्ब की वर्ब की डिग्री होती है, वो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। समझ रहे हो? इसलिए अब क्या होगा, हम अच्छे से जानते हैं कि एडजेक्टिव के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री नॉर्मली हम वर्ड लिख देते हैं, वो एडजेक्टिव वाला। हम जैसे गुड लिख दिया, राम इज़ गुड, राम इज़ इंटेलिजेंट, ये तो लिखेंगे, तो सीधे सीधे पॉजिटिव डिग्री हो गई। लेकिन कंपैरेटिव हम जनरली क्या करते हैं, या तो हम क्या लगा देंगे, ई आर लगा देंगे, ठीक है ना, या फिर हम आई आर लगा देंगे, हैप्पी की हैप्पियर नहीं हो जाती, या फिर हम मोर के साथ लिख देंगे उसको, या फिर लेस के साथ लिख देंगे। बन गए ना कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना। और सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, हम पहले तो लगाते हैं द, नहीं लगाते हैं, और उसके बाद क्या लगाते हैं, या तो ई एस टी या फिर आई ई एस टी, या फिर मोस्ट के साथ कोई वर्ड यूज़ करेंगे, या फिर लिस्ट के साथ कोई वर्ड यूज़ करेंगे। क्या इसके अलावा कुछ पढ़ा था क्या? नहीं ना। समझ में आ रही बात की नहीं? अब ऐसे ही एडवर्ब में हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। एडवर्ब में क्या हो जाएगा, एडवर्ब में पहले क्या हो जाएगा, हम किसी को भी अगर बनाना चाहते हैं तो एडजेक्टिव हम क्या लगा देंगे, एल वाई, तब तो मेरा एडवर्ब बनेगा। लेकिन एडवर्ब के लिए यही पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। अब कंपैरेटिव कैसे आएगी, तो ये हो गई हमारी क्या, पॉजिटिव। कंपैरेटिव कैसे आएगी, कंपैरेटिव कैसे आएगी, जब हम क्या लगा देंगे, मोर और लेस के साथ क्या लगा देंगे, यही एडजेक्टिव प्लस एल वाई, यही तो होगा। ये पॉजिटिव डिग्री हो गई हमारी, ये कंपैरेटिव हो गई।
अलग से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव हम क्या करेंगे, ये तो हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर का आएगा एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, हम क्या लगाएंगे बताओ, मोस्ट या लीस्ट, और उसके साथ क्या लगाएंगे, वो वर्ड प्लस एल वाई। समझ रहे हो कि नहीं। जनरली एडजेक्टिव में एल वाई लगा के हमारा एडवर्ब बनता है, कोई दिक्कत। लेकिन इनके पहले जो दा होता है ये नहीं आएगा, यहाँ पर दा आएगा लेकिन यहाँ पर दा नहीं आएगा। कोई डाउट किसी को, समझ में आया आज की नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ, नोट करो। चलो एक सेंटेंस जरा मैं करके दिखाओ सभी लोग, एक छोटा सेंटेंस जिसमें सेंटेंस लिखा है मानवी sang happier than विद्या इज। ये हमने सेंटेंस लिखा मान लो एक, अब तो कर लोग सभी लोग, क्या होगा बताओ, इसको सही करो। चलो ये तो गलत है, तुम जानते ही हो, सही सेंटेंस क्या होगा बोलो, कौन बोल रहा है, मानवी बताओ क्या सही करोगी। हैप्पीली हो जाएगा, क्यों क्यों हैप्पीली क्यों हो जाएगा, मानवी ठीक है, आगे सैंग, हाँ फिर आगे हैप्पीली आएगा, आयुषी क्या आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा, जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा सा, मोर हैप्पीली, क्यों आएगा सौम्य मोर हैप्पीली, तनु मोर हैप्पीली क्यों आएगा, प्रांसी क्यों आएगा मोर हैप्पीली, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन पता कहाँ चल रहा है, देखो ना ये देन लगा हुआ है, जब देन लगा हुआ है तो कंपैरिजन तो है ही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, डिग्री देखो कंपैरेटिव डिग्री की है, लेकिन उसी समय समझ में क्या आया हमें कि यहाँ पे एक्शन वर्ब दी हुई है ना कि लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब होती यहाँ पे तो सही था सेंटेंस, लेकिन क्या है यहाँ पे हमारी तो एक्शन वर्ब दी हुई ना, तो एक्शन वर्ब आगे तो हमारा क्या चाहिए आगे एडवर्ब, और एडवर्ब होने के लिए इसलिए हैप्पीली गलत है, क्या आएगा हैप्पीली, लेकिन कंपैरिजन है इसलिए हमें मोर भी तो लगाना पड़ेगा, अभी तो लिखा मैंने देखो ना, एडवर्ब लिखेंगे उसके पहले मोर या लेस भी तो लगाएंगे, तो मोर लगाना है लेस लगाना जो तुम्हारा हो सेंटेंस का भाव, तो मोर हैप्पीली, अब क्या होगा देन विद्या, अब विद्या के बाद क्या आएगा, ये इज भी चेंज करोगे क्योंकि यहाँ तो वर्ब की क्वालिफाई है ना, तो क्या हो जाएगा डिड लगा दो, चलो डिड लगा दो, डू लगा दो, डज लगा दो, ठीक है, डज लगा दो, डिड लगा दो, डू तो लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, या फिर वहाँ पर सेंग भी लिख सकते हो, देन विद्या सेंग, लेकिन दो बार रिपीट नहीं करते हैं, है ना, एक ही सेंटेंस में वर्ब को सेम सेंस में, है ना, हम वहाँ डिड लगाएंगे। क्लियर, समझ में आया सभी को, नोट कर लो इसको। आगे देखो, उसके बाद एक डिफरेंट कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कुछ सेंटेंस उसके हम लिखते हैं, जरा उन सेंटेंस को लिखो तुम लोग, उसके बाद बताते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने सेंटेंस लिखा है, लिखो सेंटेंस, जैसे देखो ये 3 सेंटेंस ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान सुनो मेरी बात फिर नोट करना। लिखा है नेवर ही केम हियर, अब ये नेवर क्या है हमारा बताओ, नेवर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है बताओ, कौन सा है, क्या है, कंटाप खींच के मारेंगे अभी, नॉनसेंस। नेवर क्या होता है, नेवर क्या है, नेवर क्या होता है, नेवर क्या होता है, नेवर एडवर्ब नहीं होता है, अभी तो उसने बताया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, नेवर एडवर्ब है। तो कई बार क्या होता है एडवर्ब को आना कैसे चाहिए,
एडवर्ब को आना चाहिए स्ट्रक्चरल वर्ब के बाद। तो देखो आगे देखो, तो नेवर आया ना, तो नेवर हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। तो स्ट्रक्चर तो ये कहता है कि वर्ब के पहले या वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, एडवर्ब। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट के पहले आ जा रहा है एडवर्ब। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन में एक्चुअल में होता क्या है, एडवर्ब को एम्फेसाइज किया जाता है। इन्वर्जन क्या करता है, एम्फेसाइजेस द एडवर्ब। एडवर्ब पर ये जोर देकर बात कहता है, क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया नेवर, कभी नहीं, वो यहाँ आया, ठीक है ना। क्योंकि तुम जानते हो, तुम्हें बताना है कि कभी नहीं हम कह रहे हैं यहाँ पे, शायद कोई सामने वाला ना समझ रहा हो एक बार में, तुम उसको जोर देकर कह रहे हो, तो जोर देने का मतलब एम्फेसाइज करना होता है। तो एडवर्ब को तुम क्या कर रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो। और ऐसे में जो एडवर्ब वर्ड होता है तुम पहले ही बोल देते हो। लेकिन अगर एडवर्ब पहले बोल दिया तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। फिर क्या होगा, एडवर्ब आएगा, उसके बाद तुरंत क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कोई भी चीज़ पहले आनी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसका जो बचा है वो सब लिख डालो। ये स्ट्रक्चर हुआ जाके। और इसी वजह से मानवी क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेवर, अब क्या आएगा, केम क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब चाहते हैं तो हमें डिड के साथ कम लिखना पड़ेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हम आगे उठा लाएंगे ना, तो उस डिड को हम उठा कहाँ ले आएंगे, आगे। तो नेवर डिड ही कम हियर। ध्यान आया कि नहीं 12th वाला सिस्टम, क्यों वहाँ पर डिड आया था तुरंत ही। ऐसे हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, है ना, ये सभी क्या होते हैं, एडवर्ब भी तो होते हैं, तभी तो इनके तुरंत बाद क्या आता है। हाँ, ध्यान है कि नहीं, किसको नहीं ध्यान है, ध्यान है ना। तो देखो हार्डली आ गया, तो ही ऐड थोड़ी ना हो सकता है। हार्डली के बाद क्या नहीं चाहिए हमारे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हेड है, तो हेड आगे उठा लो। अब लिख सकते हो ही डन द वर्क। अब यहाँ पे डू ना लिख देना, क्योंकि हेड आया इसलिए डन ही लगेगा। यहाँ पे डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है ना, केम नहीं रह गया। अब आगे देखो, लिखा है इन द पार्क, ठीक है ना। ये वेयर का आंसर नहीं सेंटेंस में क्या, अगर पूछ लोगे लक्ष्मी कहाँ है, वेयर इज लक्ष्मी, तभी तो बोलोगे इन द पार्क। तो वेयर का अगर आंसर मिले तो एडवर्ब होता है। लेकिन कुछ शब्द मिल के एडवर्ब का आंसर दें, अगर वेयर का आंसर दें तो उसको एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे, ऑफ प्लेस। तो हमारा यहाँ पे ये क्या है, इन द पार्क जो आया, ये हमारा यहाँ पर क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। और जब ये एडवर्ब है, इसका मतलब इसके तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। इसलिए हम सेंटेंस को सही करके क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन द पार्क, कॉमा इज लक्ष्मी, इज कॉमा लगा देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या। लेकिन जब एडवर्बियल फ्रेज आएगी तब, फ्रेज नहीं तो फिर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। और नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो आज यहीं तक तैयार करो, ठीक है ना, अगली क्लास में मिलते हैं। इन्वर्जन के बाद लिखो, एक्सरसाइज लिखो एक, इन्वर्जन हो गया ना, अगली एक्सरसाइज लिखो, कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, लिखो। सेंटेंस नोट कर लिया सभी ने, जल्दी से सेंटेंस नोट करो और इनमें देखो क्या गलती, ठीक है ना, गलती सुधारो, फिर हम बताते हैं। लक्ष्मी तुम बताओ इसमें क्या गलती, पहले सेंटेंस में बताओ। पारस बताओ, क्या कह रहे हो, रेड की जगह डिड होगा। बहुत खूबसूरत बात कही तुमने, लेकिन डिड क्यों होगा ये बताओ। पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है।
सही बात है बिल्कुल, बस तुम एक जगह गलती कर गए। क्या गलती कर गए? तुमने ये सो नहीं देखा यहाँ पे, ठीक है ना? क्यों भाई? ये सो क्या होता है बताओ? अच्छा क्यों क्यों ये सो क्या होता है? ये सो अपने आप में एडवर्ब है। क्या पढ़ा नहीं हम लोगों ने? अभी तक पढ़ा था ना, सो, टू, वेरी मच, अभी पढ़े नहीं थे क्या? सो एडवर्ब नहीं है। अगर एडवर्ब है तो ये जो सो यहाँ पर एडवर्ब है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट केस जनरेट कर देता है, ठीक है ना? कैसा? ये बताता है कि जिस एक्सटेंट में या जिस डिग्री में पहला काम किया गया उसी तरीके से दूसरा काम भी किया गया। तो यहाँ पर आ रहा जो सो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है टू द सेम एक्सटेंट। क्या सो करता है? टू द सेम एक्सटेंट और डिग्री। दूसरी बात, तो ये तुमने मीनिंग समझी ना कि जिस हद में जिस तरीके से ये काम किया गया है जितना, उतना ही बाद वाला भी किया गया। दूसरी बात, हमें वर्ब को रिपीट नहीं करना होता है कि नहीं? तो दोबारा से रीड करने का, यूज़ करने का मतलब नहीं। ये एक वर्क है ना, हमने कल बताया था कि वर्क के लिए हम क्या लगाते हैं? उसी डिग्री में वर्ब दूसरे यूज़ कर लेते हैं। तो ये पास्ट फॉर्म में ना, पास्ट फॉर्म है। पास्ट कैसे पता चला? आयुषी के साथ रेड आ रहा है तो पास्ट फॉर्म होगा। अगर रीड्स होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, और बाकी कोई भी होता तो और चेंज हो जाता। तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिड, ठीक है ना? लेकिन अब डिड तो हमें पता है कि डिड होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सो जो है वो एडवर्ब है। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर जहाँ पर भी एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, तुम देखो ना इस सेंटेंस के लिए ये सो आगे आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? क्यों भाई? इतना बताओ पहले हमें। फिर तो हमने क्या कहा? डिड क्या हुआ? हमने लिख दिया, क्योंकि वर्ब का रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है ना? तो पास्ट में हमने डिड का यूज़ कर लिया, ठीक है ना? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है हम वो यूज़ करते हैं वहाँ पे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे हमने डिड किस लिए यूज़ किया है? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अब लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ करिए बताओ? क्योंकि सो जो होता है ना ये इन्वर्जन क्रिएट करेगा, क्योंकि पूरा अपने आप में सेंटेंस है। सो आई रीड, बोलो है कि नहीं? कल हमने एक सेंटेंस लिखाया था, नेवर ही वॉच्ड द मूवी, या जो भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेवर ही वॉच्ड होगा क्या? हमने सेंटेंस ही लिखा, देखो, नेवर ही वॉच्ड द मूवी। क्यों सौम्या? क्या लिखा है सेंटेंस? हाँ, लेकिन ये देखो ना, अभी हमने पढ़ा क्या कि नेवर जो होता है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसके तुरंत बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। भूल गए क्या? तो हम वॉच्ड में क्या हेल्पिंग वर्ब होती? पास्ट इंडेफिनिट है, डिड होती। तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया क्या? डिड, और उसके बाद यहाँ से वॉच कट करके वॉच कर दिया। तो नेवर डिड ही वॉच द मूवी होता। और इसी वजह से सो भी तो एडवर्ब है, पूरा सेंटेंस है आगे, ये इन्वर्जन क्रिएट करेगा। इन्वर्जन क्रिएट करेगा, इसके तुरंत बाद क्या चाहिए हमें? हेल्पिंग वर्ब। इसी वजह से जो डिड तुमने यहाँ यूज़ कर रखा है, ये डिड कहाँ आएगा? इस जगह पे। तो सो डिड आई। अब यहाँ सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। समझे? तो क्या होगा? आयुषी रीड द बुक, तो आयुषी ने पुस्तक पढ़ी थी, ठीक है ना? सो डिड आई, और जितने जैसे उसने पढ़ी थी वैसे ही मैंने भी, उसी हद तक। ये सो का मतलब होता है यहाँ पे, इसलिए सो बोला जाता है। कई सेंटेंस देखे होंगे लिखा रहता है ना वहाँ पे, तो सो आई डिड नहीं होगा, क्या होगा? सो डिड आई। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये ध्यान नहीं दोगे तो कैसे आएगा समझ में? मानवी समझ में आया कि नहीं आया? क्या काम नहीं? क्योंकि सो क्या है? एडवर्ब, और आगे है पूरा सेंटेंस आई के साथ वर्ब भी आ रही, तो यहाँ पे इन्वर्जन क्रिएट होगा। सो के बाद क्या नहीं चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। समझ गए? अगला सेंटेंस देखो, अब तो आ रहा समझ में। तनिष हैड डन अ ग्रेट वर्क, सो अभिनय हैज। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? हैड आ रहा है, और सो क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। तो एडवर्ब के बाद आना क्या चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पूरा सेंटेंस में बताया ही जा रहा है कि अभिनय ने भी वही ग्रेट वर्क किया है जो तनिष ने किया था, ये तो बताया जा रहा है। और इसी वजह से हम यहाँ पे हैज़ जो यूज़ करें, पहले तो यहाँ होगा नहीं, और ये आएगा भी कहाँ पे? अभिनय से पहले। तो क्या हो जाएगा? सो हैड अभिनय। टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान रखना।
समझे? अगला, आयशा विल कैरी आउट द ऑर्डर्स, सो लक्ष्मी शुड, तो लक्ष्मी को करना नहीं चाहिए, लक्ष्मी भी करेगी, ठीक है ना। यहाँ फ्यूचर है तो यहाँ भी क्या, सो के बाद क्या आएगा, फ्यूचर ही आना चाहिए। किससे जुड़ा है, विल से, तो लक्ष्मी के लिए पहले भी क्या आएगा, विल। समझ रहे हो, कोई दिक्कत किसी को? क्या फ्रांसिस, समझ में आया? लेकिन ये शुड अब नीड है क्या यहाँ पे, नहीं, तो सो विल लक्ष्मी, सेंटेंस कंप्लीट। क्योंकि सो क्या करता है, इन्वर्जन क्रिएट करता है, इन्वर्जन है, इस वजह से क्या आएगी इन्वर्जन के बाद, हेल्पिंग वर्ब। जब भी एडवर्ब सेंटेंस के पहले यूज़ किया जाए तो क्या होता है, एडवर्ब को वहाँ बोलने का मीनिंग ये होता है कि तुम एडवर्ब को एम्फेसाइज कर रहे हो, जोर देकर अपनी बात कह रहे हो। और ऐसा जब भी होगा तो हमें एडवर्ब के बाद क्या यूज़ करनी, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले, लेकिन ठीक है ना। ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स, सो आई विल। अब वॉश्ड आया, क्यों फ्रांसी, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सो के बाद इन्वर्जन क्रिएट होगा, इसलिए विल तो पहले आना नहीं है, लेकिन आई पहले आएगा क्या, वॉश्ड के हिसाब से क्या आएगा, पास्ट में डिड, सो डिड आई। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलो अगला बताओ सभी लोग, अगला बोलो। सो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ विल आया है तो ये हैज़ कट जाएगा, अंकिता से पहले क्या आ जाएगा, सो विल, ठीक है ना। बस यही तुम गलती कर दोगे। ये भी तो देखो, ये सेंटेंस सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, अफर्मेटिव थे, ये सेंटेंस मेरा कैसा है, नेगेटिव। जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव हो जाए इस तरह से और सो का यूज़ हो रहा हो, तो कभी सो का यूज़ नहीं होता है, ये एरर करके देता है, हमें से क्या यूज़ करना होता है, नॉर। क्या यूज़ करेंगे, नॉर, या तो नॉर यूज़ कर सकते हो, नाइदर भी यूज़ कर सकते हो। तो मानवी विल नॉट पे द बिल्स, मानवी अपने बिल पे नहीं करेगी, तो उसी हद तक क्यों बोलें अब हम, बोलो क्या, यही तो बोलोगे ना, ही अंकिता करेगी, तो नॉर भी क्या है अपने आप में इन्वर्जन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, तो नॉर के बाद क्या आएगा, विल। समझ गए कि नहीं, तो नॉर विल अंकिता। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि अगर सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, सो प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्लियर। लेकिन सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव, तो हम क्या लगाएंगे, नॉर या नाइदर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। यही रूल है इसके। बात समझ में आई सभी को? तो अब तो कर लोगे। मानी बताओ क्या होगा अगला। क्या होगा, थोड़ा तेज बोलो, क्या सही करें, नॉर लगाया, कहाँ लगाओगी नॉर, कहाँ लगेगा नॉर, नॉर हर फ्रेंड, तो सो कट करोगी ना, बोलने में शर्म आ रही, हम ये आराम से कट कर देते हैं हर जगह, तुम्हें बोलने में शर्म आ रही, क्या होगा सेंटेंस सही, तेज बोलो। हाँ, नॉर हर फ्रेंड फ्रांसी, पहले सो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा, नॉर। सौम्य आगे बताओ, तुम्हारी बुद्धि घुटनों में ही रहेगी हमेशा। नॉर के बाद क्या होगा सौम्य, आयुषी बताओ। लो, इनको ये नहीं समझ में आ रहा, मूर्खों को। हम इतने बार कट करते जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, पीछे लिख के दी हमें सभी सेंटेंस में गलत, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा, मूर्खों को दोनों को। तो इज़ यहाँ क्यों होगा, पहले तो इज़ होगा नहीं, आएगा क्या, हैज़, और वो भी कब आएगा, नॉर के बाद में। तो नॉर हैज़ हर फ्रेंड प्रांसी, वो प्रांसी और फ्रेंड दोनों क्या है, केस इन पोजीशन है, उससे मतलब नहीं। अगला देखो, बताओ बालक क्या होगा अगला, अगला क्या होगा, सो कैन आदित्य, क्योंकि सेंटेंस तो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ कैन कहाँ होगा,
आगे आ जाएगा, क्योंकि सो एडवर्ब है, इन्वर्जन क्रिएट करेगा, यहाँ आ जाएगा कैन। सो कैन आदित्य। समझ में आया सभी को? तो हमने क्या बताया कि जिस सेंटेंस में दो सेंटेंस सो से कनेक्टेड हो, दो सेंटेंस, सेंटेंस कब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है ना दोनों तरफ। जो काम आयुषी ने किया ना पुस्तक पढ़ने का, वही किसने किया? मैंने भी किया, लेकिन सो से कनेक्टेड है ना सेंटेंस। तो सो क्या होता है? एडवर्ब, और एडवर्ब के लिए क्या चाहिए तुम्हें? इन्वर्जन, क्योंकि सो पर यहाँ फोकस हो रहा है सेंटेंस से पहले, और इसीलिए सो के बाद क्या आएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो रीड यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब को रिपीट नहीं करना है, काम दोनों सेम है, इसलिए पहले तो वर्ब कट जाएगी जो भी हो। और आनी क्या चाहिए वर्ब के लिए जगह पे? हेल्पिंग वर्ब। किसके लिए? इस टेंस के लिए। ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती? डिड। तो यहाँ पे सो के बाद क्या आएगा? डिड आई। बस इतना सा रूल है। नेगेटिव सेंटेंस में इस सो की जगह क्या लग जाएगा? नॉर। बाकी चीज वही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। क्लियर? नोट करो। आगे देखो सेंटेंस। कुछ पूछना है किसी को इसमें? मानवी, क्यों मानवी, कुछ पूछना है? तुम्हें प्रांसी, तुम्हें आयुषी, बहुत अच्छी बात है। हम 3 सेंटेंस लिख रहे हैं, उनको ध्यान से समझो, ठीक है? लिखा हमने सेंटेंस, नोट करो जल्दी से। देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला जो लिखा हुआ सेंटेंस, उसमें लिखा है तनु आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्ग। इसका मीनिंग ये है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का तुम्हें उत्तर देना है, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन, जैसे मान लो हमने पूछा तुमसे कि महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे, ठीक है ना, तो तुमने उसका गलत उत्तर दिया। तो जब तुम उत्तर गलत दे रहे हो ना, तो हम क्या बोलेंगे? तनु आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्ग, या हम ये बोलेंगे यू आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग। समझ गए? मतलब जो उत्तर दिया गया है वो क्या है? गलत है। तो हिंदी क्या होगी इसकी? तनु ने प्रश्न का गलत उत्तर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद देखो, अब लिखा है तनु आंसर्ड द रॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ पर रॉन्ग एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, मतलब प्रश्नों की विशेषता ही क्या बन गई? कि गलत प्रश्नों का उत्तर दिया। मतलब हो सकता है मान लो हमने प्रश्न पूछा हो कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तूने बता दिया हमारी चाची यहाँ रहती, तो तुमने गलत प्रश्न का उत्तर दिया है ना। हमने तुमसे ये प्रश्न पूछा ही कहाँ था? तो रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दिया। मान लो तुमसे हमने क्वेश्चन 1 पूछा था, 2, 3 पूछे थे, तुमने आंसर दे दिए 4 और 5 के। तो प्रश्न ये वाले थे ना पूछने के लिए, तुमने आंसर किसके दिए? 4 और 5 के ना, तो गलत प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तो वो लिखा हुआ। तो यहाँ क्या हो गया? तनु ने गलत प्रश्न। देखो अब थर्ड सेंटेंस, तो थर्ड सेंटेंस में लिखा है तनु आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्गली। तो यहाँ देखो क्वेश्चंस और आंसर्ड के लिए रॉन्गली जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है कि नहीं है? तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसका मतलब तरीका जो है उसकी बात की जा रही है, उत्तर देने के तरीके की, मैनर की, ढंग की जा रही है कि नहीं? तो ढंग कैसा है? गलत है। क्यों ब्रांसी, है कि नहीं? जैसे हमने मान लो जैसे तुमसे कहा कि किसी प्रश्न का उत्तर दो, क्या पूछा? किसी प्रश्न का उत्तर दो। मैं मान लो 4 ऑप्शन दे दिए A B C D, ठीक है ना, कि इन चारों को भरना, और शुरुआत में बोल दिया गया था किसी भी गोले को इस तरह से भरना है, इस तरह से। तुमने उसको ऐसे भर दिया, ठीक है ना, तो तरीका गलत है ना भरने का, मैनर गलत है कि नहीं? दूसरी बात, हम तुमसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताओ कि मछली पानी में कैसे तैरती। तुमने कहा कि तैरती होगी, जैसे तैरती होगी, तैरती तो है ही है। तो तरीका सही बात आंसर देने का, तुमने तो भले दिया हो आंसर, लेकिन तुम्हारा वे, टॉकिंग वे या लिखने का तरीका, कोई भी मैनर हो, वो मैनर क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ मैनर की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तनु ने गलत ढंग से प्रश्न का या प्रश्नों का जो भी लिखा है उत्तर
दिया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो सभी लोग। देखो इसके बाद अगली एक्सरसाइज लिख रहे हैं सभी लोग, पहले एक्सरसाइज नोट करो, ठीक है ना? एक्सरसाइज लिखनी इसके बाद अगली। ये सेंटेंस हैं, ठीक है ना? इसमें क्या डिफरेंस तुम्हें लग रहा है सभी सेंटेंस में? शुरुआत के 3 सेंटेंस लिखे हैं, बाकी के 3 में देखो एज का प्रयोग किया जा रहा है। तो होता क्या है कि कई वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें एज का प्रयोग किया जाता है, कई वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें एज का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना? तो जैसे तुम्हारी रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब, नो, ट्रीट, व्यू, इस तरह की जो वर्ब होती हैं इनमें एज का प्रयोग किया जाता है। और इसी वजह से सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है आई रिगार्ड हिम, तो देखो रिगार्ड वर्ब आ गई, तो रिगार्ड वर्ब के पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट से पहले एज आता है। क्या आता है? एज, इसलिए यहाँ एज आना चाहिए। बायोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड, डिफाइन आ गया कि नहीं? क्या आना चाहिए? एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये रिगार्ड हो गया, डिफाइन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, ठीक है ना? और ट्रीट, नो, व्यू, डिफाइन, ये क्या है? ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ एज आएगा। क्लियर? और कई ऐसी वर्ब होती है जैसे कॉल, ठीक है ना? इलेक्ट, थिंक, क्राउन, कंसीडर, मेक, अपॉइंट, इलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, इन सभी के साथ क्या होता है? एज का प्रयोग नहीं किया जाता। समझ गया कि नहीं? तो इसी वजह से यहाँ पे कॉल आया, कॉल वर्ब आ गई, तो यहाँ पे एज नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट से पहले। हम सीधे क्या बोलेंगे? द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड, टीचर ने उसे क्या बोला? स्टूपिड। एज स्टूपिड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आई रिगार्ड हिम, मैं उसे मानता हूँ, कैसे? एज माई ब्रदर, मेरे भाई के रूप में। क्लियर? द प्रिंसिपल, फिर से इलेक्ट आ गया। इलेक्ट कैसा है? जिसमें एज नहीं आता है, तो यहाँ पर एज नहीं आएगा। इलेक्टेड हिम लेक्चरर, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट को क्या बोला गया, क्या कहा गया, ऑब्जेक्ट क्या है, वो तुरंत बाद आता है फिर इन सभी में, ठीक है ना? एज लगने और ना लगने की बात है सिर्फ। अगला ही थिंक्स, थिंक आ गया ना, तो यहाँ पे एज नहीं आना चाहिए। ही थिंक्स हर इंटेलिजेंट, वह उसके बारे में क्या सोचता है? कि वो इंटेलिजेंट है। क्लियर? तो हम वर्ब लिख रहे हैं, सब लोग वर्ब नोट कर लो पहले। जैसे रिगार्ड और डिफाइन, डिस्क्राइब, ठीक है ना, और व्यू, ये सभी कैसी वर्ब हैं? बताओ। इनके साथ एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? नो और ट्रीट, ठीक है ना? आई ट्रीटेड हिम माई फ्रेंड, ऐसे बोलो क्या? नहीं, आई ट्रीटेड हिम एज माई फ्रेंड। तो इन सभी वर्ब के साथ क्या होता है? इन सभी वर्ब के साथ हम एज का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? इनके सभी के साथ एज आएगा, ठीक है ना? अब कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ एज का प्रयोग नहीं करते हैं, वो भी लिख दे रहे हैं, जैसे कॉल, अपॉइंट, और क्या हो जाएंगी? ये जो लिखी तो आई है, जैसे नेम, जैसे चूज, और इलेक्ट हो गई, कंसीडर, और मेक, और क्राउन, थिंक, ठीक है ना? इन सभी के साथ एस का प्रयोग ध्यान रखना क्या होता है? नहीं होता। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? ये हम लोग कंप्लीट हो गया आज एडवर्ब, ठीक है ना? इसकी एक्सरसाइज करेंगे अगली क्लास में। सभी लोग प्रिपेयर कर लो इसको अच्छे से। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तैयार करो। एक छोटी चीज़ और देख लो, रह गई, ठीक है ना? येट वर्ड देखो, येट, ठीक है ना? तुम अच्छे से जानते हो, जिन्होंने टेंस पढ़े होंगे उन्हें ध्यान होगा। हमने बताया था येट का प्रयोग कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो येट भी अपने आप में क्या है?
एडवर्ब है और इस येट एडवर्ब का हम यूज़ करते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। एरर दिया जाता है इसको पास्ट इंडेफिनिट के साथ लिख के, तो मैं इसको किस में यूज़ करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो होगा क्या? इसने हम बोला द पोस्टमैन डिड नॉट कम येट, तो ये एरर होगा। तो एरर देगा कैसे? पहले या तो इसको ये लिख देगा द पोस्टमैन केम येट, तो पूरी तरह से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। तो येट का प्रयोग कैसे होता है? नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन हमने क्या बोला? प्रेजेंट परफेक्ट में ना, तो डिड नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? पास्ट में लिखा है तो हेड लगा दिया हमने। अब भी क्या है? रॉन्ग। हमने क्या बोला है? अरे बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट ना, तो ध्यान रखना चाहिए, भले यहाँ डिड लगा के दे तो हमेशा क्या लगाओगे? प्रेजेंट, तो हैज़ आएगा, ठीक है ना। हेड लगा दोगे तो भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या बताया? येट एक एडवर्ब है और येट का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है, साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है ना। इसलिए द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम येट, डाकिया अभी तक नहीं आया। कोई डाउट किसी को? सभी लोग कर लो, समझ में आया? ठीक है, प्रिपेयर करो अच्छे से, अगली क्लास मिलते हैं।